चलिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसे उच्चतम न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर क्या होता है, न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या फिर निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने के वाले जो पंच है उसके रूप में भी देखा जाता है। पुराने समय में यही होता था, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, यानी कि संविधान की जो पिलर होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं, उसमें न्यायपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालय में से एक माना जाता है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले जो हम अगर देखें तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। तो हम यहाँ पे इस क्लास के अंतर्गत अगर बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ जान लेंगे। साथ में हम अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो आर्टिकल जो संविधान का भाग 5 है, अनुच्छेद नंबर 124 से 147 के अंतर्गत जो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उसकी शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। और न्यायपालिका जो होती है कंप्लीट रूप से एकीकृत रूप से देखने को मिलेगी, यानी कि नीचे बॉटम लेवल पर, यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ से लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात करें तो सभी जो है एक ही रूल्स को फॉलो करती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड। और हम यहाँ बात करें देखिए अमेरिका की, तो अमेरिका में संघ एवं राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय है। भारत में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक होता है, ठीक है, साथ में संविधान का रक्षक होता है। स्वतंत्र एवं स्वायत्त न्यायपालिका का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो चलिए इसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम यहाँ बात करें जैसे नीचे बॉटम लेवल पर ग्राम न्यायालय की, तो ग्राम न्यायालय वही रूल्स को फॉलो करेगा जो कि उच्चतम न्यायालय करता है, परंतु यहाँ पे जो न्यायालय का जो क्रम है वो बांट दिया गया है उनके केस के हिसाब से, यानी कि केस के छोटे बड़े क्रम के हिसाब से यहाँ पे बांट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखिए उच्चतम न्यायालय भारत के अंतर्गत एक देखने को मिलेगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आपको 25 देखने को मिलेंगे, पहले 24 हुआ करते थे परंतु अभी 25 हो गए। उसके बाद जिला न्यायालय आपको प्रत्येक जिले में एक देखने को मिलेगा, और ग्राम स्तर पर एक ग्राम न्यायालय देखने को मिलेगी, जो कि गांव के लेवल पर जो मुखिया होता है उसके द्वारा गांव के जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाया जाता है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय जो होता है इसकी जो व्यवस्था की गई है संविधान में आर्टिकल नंबर 124 के 1 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और यहाँ देखिए पहले जो शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत में 7 जो न्यायाधीश हुआ करते थे, मतलब जो अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल मिलाकर 8 हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जो अमेंडमेंट होते गए, और फाइनली जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 का, 2019 का, न्यायाधीशों की संख्या से रिलेटेड, तो यहाँ पे बढ़ाकर जो संख्या कर दी गई 33 + 1, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आपको बताना कमेंट बॉक्स में अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आपको 34 देखने को मिलेंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों की योग्यताओं से संबंधित अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 के 3 में यहाँ पे व्याख्या की गई है जो न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित। तो यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक जो है, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। इसके अलावा वह लगातार जो होता है कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। तो या तो न्यायाधीश रहा हो 5 वर्षों के लिए, या फिर 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता रहा हो यानी वकील रहा हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में विख्यात या कुशल विधिवेत्ता हो। तो यहाँ पे जो ये योग्यता है, तो इसके के हिसाब से यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित यहाँ अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनको जो है मतलब यहाँ पे मतलब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल की अगर बात करें तो इसके दौरान पहली बार एक कनिष्ठ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, ठीक है। 1973 में एन रे को जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, तथा न्यायमूर्ति एन ग्रोवर, जे सेलात एवं के हेगड़े की वरिष्ठता का उल्लंघन भी किया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ ही हमको यहाँ पे अगर बात करें तो एक प्रणाली देखने को मिलती है जिसकी सहायता से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसको बोला जाता है कॉलेजियम प्रणाली। और इस व्यवस्था की उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर हुई थी, जिसे 3 जजेस केस के रूप में जाना जाता है। और ये 6 अक्टूबर 1993 को उच्चतम न्यायालय के 9 जजों की एक खंडपीठ ने एक निर्णय दिया जिसे कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति हुई। तो इसके कारण जो है अभी बेसिक रूप से हम देख लेते हैं, कॉलेजियम प्रणाली जो पहले बीच में ब्रेक भी कर दी गई थी, परंतु अभी वर्तमान में इसी प्रणाली के माध्यम से जो है
क्या किया जाता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब क्रियान्वित की जाती है। फिर बीच में जो ब्रेक किया गया था वो किसके कारण किया गया था, एनजेएसी यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था। तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध कदाचार की जांच के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है इसका निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। और यह जो आयोग है न्यायाधीशों के असंगत आचरण के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देगा। इस आयोग का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी माना जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चली इसके बारे में, परंतु फाइनली जो है इसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है 2000 मतलब यहाँ पे एक अधिनियम आया था, ठीक है, कब 99वां संविधान संशोधन 2014 को। तो यहाँ पे इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, किसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। तो ये हम देख सकते हैं, फिर से कंटिन्यू क्या है, कॉलेजियम प्रणाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 124 के 6 में शपथ संबंधी प्रावधान दिया गया है। इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। इसके अलावा कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद को धारण कर सकते हैं और संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तो तय नहीं है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र भी दे सकता है। इसके साथ ही अगर देखें तो देखिए 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। तो इसके द्वारा अनुच्छेद नंबर 124 का 2 और इसको जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध किया जाएगा। हटाने की प्रक्रिया अगर बात करें तो यहाँ महाभियोग जैसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया तो देखने को मिलती है, परंतु महाभियोग शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता। महाभियोग शब्द का जो प्रयोग है ओनली राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 124 के 4 के अंतर्गत न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और 124 के 5 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है, ठीक है। और ये बहुत सारी प्रोसेस है, 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तब कहीं जाकर न्यायाधीशों को यहाँ पर हटाया जाता है। तो उसको हम बाद में विस्तार से जान लेंगे। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्ति, इसकी पावर हम देख लेते हैं, क्या क्या इसकी पावर हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ और देखने को मिलती है हमको, देखिए यहाँ पर जो वेतन और भत्ते होते हैं इनके, किसके, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो होते हैं, आर्टिकल नंबर 125 में एक प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वह वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा और बीच में इसको चेंजेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी क्षेत्राधिकार एवं जो शक्तियाँ होती है उसके बारे में। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, संघ यानी कि जो भारत है और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद उसको सुलझाने के लिए, संघ या कोई एक राज्य या फिर अन्य राज्यों के मध्य भी आपस में विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है तो भी उसको सुलझाने के लिए, ये सारी चीज़ होती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर बात करें, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, जैसे सांविधिक प्रकरण देखने को मिलते हैं, दीवानी, फौजदारी। दीवानी मतलब सिविल और फौजदारी मतलब क्रिमिनल होता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि सार्वजनिक विवादों के महत्व के जो विवाद होते हैं उसमें यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श की मांग की जा सकती है, आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 137 यानी कि 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, तो पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। फिर अभिलेख क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत जो भी केस सॉल्व किए जाते हैं उनको दूसरे जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें सबूत के तौर पर या गवाह के तौर पर या साक्षी के रूप में इसको स्वीकार किया जा सकता है प्रामाणिकता के लिए। आर्टिकल नंबर 32 में आपको देखने को मिलेगा संवैधानिक मौलिक अधिकारों का रक्षक इसको बोला जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के आदेश ये जारी कर सकता है, जिसे रिट बोला जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण है। इन रिट को ये जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखे कुछ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की, जो कि विगत वर्ष में पूछे गए ISPCS में जो क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। भारत के संविधान जो होता है, भारत के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया गया है।
तो ये गलत है। भारत के संविधान में 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ये जो है एनजेएसी वाला जो केस है उसको संवैधानिक घोषित कर दिया, तो ये सही है। बाकी पहला गलत है, तो ओनली 2 यानी कि 2 नंबर का बस सही है, बी। ठीक है। और ये जो 44वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में लाई गई जो विकृति है उसको आंशिक रूप से हटा दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे करने वाले अनुच्छेद का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए पहला नंबर का गलत था। नेक्स्ट है भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। उसकी स्वायत्तता की रक्षा हेतु हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सही उत्तर का चुनाव करना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है। इसके अलावा न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है और जिस पर विधानमंडल अपना मत नहीं दे सकता, ये सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श पश्चात ही की जाती है, तो ये गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है, पहला तीसरा सही, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ हम देख भी सकते हैं उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है, तो संविधान की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध किए गए। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन संचित निधि से भारित होता है और जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कथन दिए गए हैं और कथन में हमको देखना है, देखिए यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो न्यायाधीश यानी कि जांच अधिनियम आया था 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो ये किया जा सकता है, इसलिए ये गलत होगा। उसके अलावा देखिए भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को वर्णन करे, तो ये भी गलत है। ठीक है। फिर इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए, तो ये सही है। उसके अलावा यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थन हो, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा और चौथा सही है, मतलब क्या है, सी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, तो ये ओनली एक ही है, केशवानंद भारती 1973 वाला मामला। ठीक है। बाद एवं उस बाद में जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ने के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। त्रुटिपूर्ण युग्म मतलब देखिए पहला तो इंदिरा साहनी बाद ये नहीं हो सकता, विशाखा बाद ये भी नहीं हो सकता, मेनका गांधी बाद ये भी नहीं, परंतु बेला बनर्जी बाद जो है विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग, ये जो है त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है, और बाकी ये 3 जो है ये सही है, तो इसलिए डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, तो यहाँ देखिए विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राध्यापन करने का जो है कार्यपालिका का अधिकार होता है, बिल्कुल सही। न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरीक्षण इसको बोला जाता है, तो ए नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए जो न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 इसके अंतर्गत एक न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार, जो कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी, तो ये गलत है। ठीक है। और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर है, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है भारत के उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय में सलाह देता है, तो यहाँ देखिए स्वयं प्रेरणा पर, व्यापक लोकहित के विषय में नहीं, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, तो यदि ऐसी कोई सलाह मांगता, बिल्कुल सही है ये, मतलब मांगे जाने पर, केवल यदि विषय जो है नागरिक मूल अधिकारों के संबंध में, तो ये भी गलत है, तो ओनली 2 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत के संविधान जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है।
तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 32 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद नंबर 226 ये हाई कोर्ट का है, ये भी सही है, अनुच्छेद नंबर 227 ये भी सही है, परंतु अनुच्छेद नंबर 245 ये नहीं है। तो 1 2 3 यानी कि हम देख सकते हैं ए नंबर का राइट आंसर होगा, और अनुच्छेद नंबर 245 यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये 10 वर्षों का, और अगर न्यायाधीश की अगर बात करें तो 5 वर्ष, यानी कि बी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की। तो ये गलत है, संसद इसको विस्तारित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक जो है मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये भी गलत है, तो इसलिए यहाँ पे डी नंबर का राइट आंसर, दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो देख सकते हैं, देखिए संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता विस्तारित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तथा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये देखिए हम इसलिए जो है दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत थे। इसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये वर्ष 1993 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, बीच में ब्रेक भी कर दी गई थी, फिर से पुनः इसको चालू कर दिया गया। तो यहाँ देखिए विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? ये ओनली संसद यानी पार्लियामेंट को दिया गया है। निम्नलिखित में से जो है कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो ये कौन आते हैं? यहाँ देख सकते हैं, देखिए भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की बात की जा रही है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, तो ये भी गलत है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद, ये सही है, यानी कि 1 4 सही है, 1 4 सही यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो ये संसद में महाभियोग पारित होने पर, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए डी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये ओनली पार्लियामेंट यानी संसद को है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ किस मुद्दे से संबंधित है? तो ये ओबीसी आरक्षण के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण, यानी कि देखिए यहाँ पे ए नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको यहाँ पे सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता नहीं, ये और कहीं भी अधिविष्ट किया जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली का अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन पर नियुक्त करे, बिल्कुल सही है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 सही, ए नंबर का राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके विषय में निम्न में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा, देखिए इसे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी भी विधि तथ्य के प्रश्न पर इसे परामर्शक मत देने का अधिकार, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मतदान के अधीन है, बिल्कुल नहीं, संसद में मतदान बिल्कुल नहीं हो सकता इसका। इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सब न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी 3 को छोड़कर सभी सही है, 3 को छोड़कर सब सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 348 के तहत ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे देखिए हमको देखना है, देखिए ब्रिटेन में विधि की न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह सर्वोच्च नहीं है, जो कि न्यायिक समीक्षा की व्याख्या पर कोई सीमा नहीं मानता, तो ये भी जो है सही है। तो यानी कि डी नंबर का राइट आंसर, दोनों कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब क्या होता है, जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, तो कोरम पूर्ति नहीं होगी, इसलिए तदर्थ न्यायाधीशों की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले जो विवाद है उसका निर्णय करने की जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यहाँ पर देखने को मिलती है।
निम्न में से कौन से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? तो यहाँ पर देखिए प्रथम H.J. कनिया, ये जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखने को मिले थे। 13 जजों की जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है उसने निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला सुनाया? तो ये जो है केशवानंद भारती केस 1973, इसमें जो है फैसला सुनाया था। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय में एक ही समय पर रिक्ति हो तो कार्यालय अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये जो है देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी नंबर का राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये जो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। मूल मतलब प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। तो ये जो है डी नंबर का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है किसका शाब्दिक अर्थ है कि आपके पास शरीर हो सकता है? तो हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी नंबर का राइट आंसर। जो 5 रेट है उसमें पहले नंबर की रेट सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अन्य भी यहाँ पे देखने को मिलती है, परमादेश, मंडमस बोलते हैं जिसको, निषेध आदेश या प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा यानी कि कोवारंटो, और उत्प्रेषण रेट यानी कि सर्टियोरी। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये देखिए फिर से अभी हमारे पास में आ गई मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित या जो है मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित आती है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की जो आवश्यक है वो संसद के दोनों सदन अपने जो है कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित एवं जो है मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजे। यह बहुमत जो है कितना होना चाहिए? तो ये जो है 2/3 होना चाहिए, 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन, ठीक है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं होता है यहाँ, सिद्ध दुर्व्यवहार और साथ में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने की अक्षमता। तो ये 2 है यानी कि सिद्ध दुर्व्यवहार और यहाँ पे तीसरा अक्षमता। तो 2 और 3 यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के 2 प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कौन से है? तो ये जो है आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है और ये जो होता है किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को अभिलेखों के न्यायालय के रूप में जाना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को, यानी कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय को निचले न्यायालय के लिए और उच्च न्यायालय को उसके नीचे वाले न्यायालय के लिए। तो सी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये शरद अरविंद बोबड़े को, शरद अरविंद बोबड़े, ए नंबर का राइट आंसर। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो यहाँ देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति, इसके अलावा राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श, और इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, ये गलत है। राष्ट्रपति के साथ परामर्श, ये भी गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है यानी कि ये नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमको देखना है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और अपने निर्णय की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय का एक जो है न्यायाधीश किसी भी अदालत या पूरे भारत में किसी भी प्राधिकरण में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अभ्यास कर सकता है, ये गलत है। तो ओनली एक आंसर है। भारत में न्यायपालिका जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत की नए अदालतों की दोहरी प्रणाली का प्रावधान नहीं किया है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जैसे अमेरिका में अगर बात करें तो राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग दोहरी प्रणाली है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड व्यवस्था है भारत में, तो इसलिए ये सही है। भारत के संविधान के तहत संघ के साथ साथ राज्यों के लिए अदालत की एकल व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन राज्य स्तर पर अलग होता है, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों सही, सी नंबर का राइट आंसर है। आधारभूत ढांचे का संवैधानिक जो है सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा आविष्कृत किया गया है? तो ये जो है न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है, जुडिशरी के द्वारा ये काम किया गया है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ देखिए जो है भारतीय संविधान ने एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था स्थापना की है, बिल्कुल सही। न्यायपालिका की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की, ये भी सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, ये भी सही है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं है, ये भी सही है। तो यानी कि सभी सत्य है। कथन दिए गए हैं और उनको हमको यहाँ पे देखना है। तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक जो वैधता है उसके संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है।
तो ये तो सही है, ठीक है, का मतलब जो कथन है वो सही है। और कारण देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ये भी यहाँ देखें तो यहाँ देखिए ये भी यहाँ पे सही है, यानी कि कथन तथा कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या, तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। फिर रिट अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे जो है हमको कथन बताना सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को रिट अधिकारिता का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकती है, तो ये गलत है। उच्च न्यायालय रिट की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है, पर उच्च न्यायालय जो है अधिक अधिकारिता देखने को मिलती है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करने से मना किया जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, बी नंबर का राइट आंसर है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाएं न्यायाधीश कार्यरत है, तो ये ओनली 3 है, ठीक है, बी ए नंबर का आंसर है। और आप देख भी सकते हैं, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ये चेंज भी होते रहते हैं, तो अभी वर्तमान के हिसाब से है, चेंज होंगे तो आप बदल सकते हैं इनको। तो ये तो था हमारा सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड सारी चीज़ें, ओवरव्यू और क्वेश्चन थे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, वहाँ पे आपको सिक्वेंसली सारी चीज़ें